नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का सिंपल एजुकेशन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कक्षा 9 की इतिहास की पाठ्य पुस्तक के तीसरे अध्याय नाथसीवाद और हिटलर का उदय के पहले खंड वाइमर गणराज्य का जन्म के बारे में। दोस्तों, ये इस अध्याय की दूसरी वीडियो है। पहली वाली वीडियो में हमने देखा था कि जर्मनी में हिटलर के उदय की पृष्ठभूमि क्या थी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की वे कौन सी आंतरिक परिस्थितियां थी जिन्होंने जर्मनी में एक तानाशाह के रूप में हिटलर के उदय को अवश्यंभावी बनाया। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन से आप इस अध्याय के पीडीएफ लिंक से नोट्स डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। जो नोट्स मैं आपके सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत करूंगा, उन सभी नोट्स को मैं पीडीएफ लिंक के फॉर्मेट में के रूप में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपलोड कर दूंगा। अतः आप उनको डाउनलोड कर जब चाहे उन्हें पढ़ सकते हैं। तो चलिए, बिना वक्त जाया किए हुए हम लोग आरंभ करते हैं आज की इस वीडियो में वाइमर गणराज्य का उदय के बारे में अपना अध्ययन। वाइमर गणराज्य का जन्म। दोस्तों, 20वीं शताब्दी की शुरुआत में जर्मनी यूरोप का एक ताकतवर देश माना जाता था और वह इतना ताकतवर माना जाता था कि अपनी ताकत के बल पर उसने प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र के रूप में मित्र राष्ट्रों के खिलाफ, जिनमें इंग्लैंड, फ्रांस और रूस आदि शामिल थे, पहला विश्व युद्ध तक शुरू कर डाला। दुनिया के और यूरोप के ज़्यादातर देश इस युद्ध में यह सोचकर कूद पड़े थे कि यह युद्ध कुछ ही दिनों तक चलेगा और इस युद्ध से उनको यह उम्मीद थी कि उनको ना जाने किस तरीके के लाभ प्राप्त होंगे। लेकिन किसी को भी इस बात का जरा सा अंदाज़ा नहीं था कि यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा, और जब यह युद्ध इतना लंबा खिंच जाएगा तो इस युद्ध ने यूरोप को पूरी तरीके से आर्थिक रूप से निचोड़ कर रख दिया। शुरुआत में जब ये युद्ध शुरू हुआ था 1914 ईस्वी में, तो अमेरिका ने इस युद्ध से अपने आप को दूर रखा था और शुरुआत में जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों की नाक में दम कर दिया। शुरुआत में ऐसे लगने लगा था कि जर्मनी इस युद्ध में विजयी हो जाएगा। इसीलिए 1917 ईस्वी में अमेरिका ने प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों की ओर से और ख़ासतौर से इंग्लैंड की ओर से इस युद्ध में प्रवेश किया। और हम देखते हैं कि 1917 के बाद जब अमेरिका ने इस युद्ध में प्रवेश किया तो अगले ही वर्ष 1918 ईस्वी में युद्ध मित्र राष्ट्रों के पक्ष में जाकर ख़त्म हो गया। एक तरफ मित्र राष्ट्रों की जीत हुई तो दूसरी तरफ इंग्लैंड की जीत हुई तो दूसरी तरफ जर्मनी की हार हुई। दोस्तों, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर 1917 में अमेरिका ने इस युद्ध में प्रवेश क्यों किया और क्यों उसने सिर्फ इंग्लैंड की तरफ से प्रवेश किया, जर्मनी या धुरी राष्ट्रों की तरफ क्यों नहीं। तो दोस्तों, इस संबंध में ये कहा जा सकता है कि अमेरिका उस समय दुनिया का एक ताकतवर देश बन चुका था और इंग्लैंड जैसे देशों को भी उसने लोन दिया हुआ था। उसने न सिर्फ जर्मनी को लोन दिया था बल्कि इंग्लैंड को भी लोन दिया हुआ था। जर्मनी को जो लोन दिया गया था वह कम था और इंग्लैंड को जो लोन दिया गया था वह अधिक था। अब यदि जर्मनी के हाथों इंग्लैंड इस युद्ध में हार जाता तो अमेरिका ने इंग्लैंड को जो लोन दिया हुआ था बिलियन डॉलर्स का, वो डूब जाता और यदि जर्मनी इस युद्ध में हारता था तो उसका थोड़ा सा ही लोन डूबता। इसलिए 1917 ईस्वी में अमेरिका ने कूटनीति का सहारा लेते हुए अपने आप को मित्र राष्ट्रों की ओर से इस युद्ध में शामिल किया और अगले ही वर्ष जब जर्मनी इस युद्ध में हार गया तो उसका थोड़ा सा आर्थिक नुकसान हुआ, लेकिन इंग्लैंड को दिया गया उसका बिलियन डॉलर्स का जो लोन था वो सुरक्षित रहा, क्योंकि अगर इस युद्ध में इंग्लैंड हार जाता तो इंग्लैंड की हार के साथ ही अमेरिका द्वारा इंग्लैंड को दिया गया बिलियन डॉलर्स का लोन भी ख़त्म हो जाता। इसीलिए अमेरिका ने अपने कुछ मिलियन डॉलर्स का नुकसान सहते हुए इंग्लैंड की ओर से प्रथम विश्व युद्ध में भाग लिया और 1918 ईस्वी में अर्थात अमेरिका की प्रवेश के बाद एक वर्ष के अंदर ही युद्ध इंग्लैंड के पक्ष में जाकर समाप्त हो गया। दोस्तों, इस युद्ध की समाप्ति के बाद
जर्मनी में सम्राट ने अपने पद से त्यागपत्र दे दिया और नई सरकार का चुनाव करने के लिए जर्मनी में वाइमर नामक स्थान पर विभिन्न राजनीतिक दलों की एक सभा बुलाई गई, जिसमें एक लोकतांत्रिक संविधान पारित किया गया। और इस नई व्यवस्था के अंतर्गत जर्मनी की संसद, जिसे राइक्सटाग कहा जाता था, उसके लिए प्रतिनिधियों का चुनाव किया जाने लगा। इन चुनावों की खासियत ये थी दोस्तों कि इसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाया गया, अर्थात इसमें जनता द्वारा अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार दिया गया जनता को। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार स्वयं महिलाओं को भी दिया गया। तो दोस्तों, वाइमर में जो नई व्यवस्था लागू की गई वह यह थी कि जर्मनी में लोकतांत्रिक व्यवस्था को अपनाया गया और इसके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार प्रणाली को अपनाते हुए स्वयं महिलाओं को भी यह अधिकार प्रदान किया गया कि वे अपने प्रतिनिधियों को चुनें। लेकिन दोस्तों, जर्मनी में ये लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला वाइमर गणराज्य स्वयं जर्मनी में बहुत सारे लोगों को पसंद नहीं आया। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह थी कि जर्मनी की पराजय के बाद मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी के ऊपर बहुत सारी कठोर शर्तें थोप दी थी। जीतने वाले राष्ट्रों ने, जो मित्र राष्ट्र कहलाते थे, उन्होंने वर्साई की संधि नाम से एक अपमानजनक संधि जर्मनी के ऊपर थोप दी थी। और इस संधि की विशेषता यह थी कि इस संधि के अंतर्गत युद्ध के लिए पूरी तरीके से जर्मनी को जिम्मेदार माना और जिम्मेदार मानने के साथ ही जर्मनी के ऊपर एक अपमानजनक संधि थोप दी गई, जिसे वर्साई की संधि कहा जाता है। अगर दोस्तों हम इस संधि के प्रावधान की तरफ दृष्टिपात करें तो हम देखते हैं कि वर्साई की संधि जर्मनी के लिए बहुत ही हानिकारक थी और इसके अंतर्गत जर्मनी के ऊपर ना जाने कौन कौन सी बंदिशें लगा दी गई, उसको आर्थिक दृष्टि से पूरी तरीके से निचोड़ दिया गया। हम देखते हैं इस संधि के प्रावधानों के अंतर्गत कि उसके सारे उपनिवेश जर्मनी से छीन लिए गए, उसका लगभग 10% आबादी जर्मनी से वंचित कर दी गई और 13% भूभाग, 75% लौह भंडार तथा 26% कोयला भंडार फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क और लिथुआनिया के हवाले कर दिए गए। इसके अलावा जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने जर्मनी की सेना को पूरी तरीके से भंग कर दिया, अर्थात अब जर्मनी अपनी कोई सेना नहीं रख सकता था। इसके अलावा एक प्रावधान था इस संधि के अंतर्गत जिसे अपराध बोध अनुच्छेद या वॉर गिल्ड क्लॉज कहा जाता है। इसके अंतर्गत जर्मनी को पूरी तरीके से युद्ध के लिए जिम्मेदार माना गया और उसके ऊपर 6 अरब पाउंड का जुर्माना लगा दिया गया। इसके अलावा जो 1920 का दशक था उसमें खनिज संसाधनों वाले राइनलैंड पर भी मित्र राष्ट्रों का कब्जा रहा। खुद जर्मनी में बहुत सारे लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार और वर्साई की अपमानजनक संधि के लिए इस वाइमर गणतंत्र को ही जिम्मेदार माना था। इसीलिए खुद जर्मनी के लोगों ने जर्मनी में जो वाइमर नाम से एक नई लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम हुई थी उसको उन्होंने संदेह की दृष्टि से देखा, उसका विरोध किया और उसको कभी पसंद नहीं किया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं युद्ध का असर। दोस्तों, 1914 से 1918 के बीच जो प्रथम विश्व युद्ध लड़ा गया उसने आर्थिक और मनोवैज्ञानिक दोनों ही दृष्टियों से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसने न केवल जर्मनी को बल्कि पूरे यूरोप को आर्थिक और मनोवैज्ञानिक रूप से प्रभावित किया। युद्ध से पहले जो यूरोप था उसकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी थी कि वो पूरी दुनिया को लोन दिया करता था, लेकिन युद्ध के बाद जर्मनी जो यूरोप था उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि वो खुद कर्जदार बन गया और जर्मनी में जो पुराने राजतंत्र ने गलतियां की थी उसकी सज़ा नए नए स्थापित वाइमर गणतंत्र को भुगतनी पड़ी। इसके अलावा जर्मनी में समाजवादियों ने, कैथोलिक और डेमोक्रेट लोगों ने वाइमर गणराज्य का विरोध किया और रूढ़िवादी प्रतीकों के माध्यम से पूरे यूरोप में इन वाइमर गणराज्य के लोगों का मजाक उड़ाया जाने लगा। उन्हें नवंबर के अपराधी कहकर चिढ़ाया जाने लगा। विभिन्न प्रतीकों के माध्यम से उनको मजाक का पात्र बनाया जाने लगा, उपहास का विषय बनाया जाने लगा। जो युद्ध था दोस्तों उसने सामाजिक और मानसिक स्तर पर बड़ा बदलाव लाया। उसने प्रथम विश्व युद्ध के बाद खासतौर से यूरोप में आम नागरिकों की अपेक्षा फौजियों को केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया। आम लोगों की अपेक्षा
फौजियों का महिमा मंडन किया जाने लगा, गुणगान किया जाने लगा। खंदकों में जिन सुरंगों में फौजी रहा करते थे युद्धों के दौरान, उनका महिमा मंडन किया जाने लगा और उनके गौरव की गाथाएं गाई जाने लगी। हालांकि सच्चाई एकदम अलग थी, क्योंकि इन खंदकों में जहां फौजी लोग अपनी ज़िंदगी बिताते थे युद्ध के दौरान, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ करती थी। अक्सर वो अपने साथियों की लाशों से घिरे पड़े होते थे और उन लाशों को खाने वाले चूहों से भी वो घिरे रहते थे। पल पल अपने साथियों को मौत से मरते हुए देखना इन सैनिकों के लिए एक आम बात थी, लेकिन उनकी छवि को इस तरीके से महिमा मंडित किया जाने लगा जैसे सिर्फ फौजी ही राष्ट्र के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आम नागरिकों को पूरी तरीके से ताक पर रख दिया गया, नज़रअंदाज कर दिया गया। और इस समय जो लोकतंत्र था वो एक नया विचार था, इसीलिए लोकतंत्र के स्थान पर आक्रामक फौजीवाद या फौजी दृष्टिकोण का प्रचार किया जाने लगा प्रथम विश्व युद्ध के बाद, खासतौर से जर्मनी की मानसिक स्तर पर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला बिंदु है राजनीतिक रेडिकलवाद, अर्थात आमूल परिवर्तनवादी और आर्थिक संकट। दोस्तों जिस समय यूरोप में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हुआ था, उस समय रूस में जो नई बोल्शेविक पार्टी थी लेनिन के अधीन, वो साम्यवादी क्रांति को परवान चढ़ा रही थी। और जिस समय रूस में बोल्शेविक साम्यवादी पार्टी साम्यवादी क्रांति को परवान चढ़ा रही थी, उसी समय जर्मनी में भी बोल्शेविक क्रांति की तर्ज पर एक स्पार्टकिट्स लीग की स्थापना की गई थी, जिसने अपने क्रांतिकारी मंसूबों को अंजाम देने की योजना बनाई। और बहुत सारे शहरों में मजदूर और नाविकों ने सोवियत सरकारें बनाई थी रूस की तर्ज पर। बर्लिन में सोवियत संघ की भांति सरकारें स्थापित करने के लिए आवाज़ें गूंजने लगी और इसका परिणाम ये हुआ कि समाजवादी, डेमोक्रेट और कैथोलिकों ने वाइमर में इकट्ठे होकर लोकतांत्रिक राज्य की स्थापना की मांग की। लेकिन ये मांग जो थी वो क्रांतिकारी तरीके से की जा रही थी, इसीलिए अंत में ये हुआ कि वाइमर गणराज्य ने पुराने फ्री कोर सैनिकों की मदद से इस आवाज़ को दबा दिया। और इन्हीं परिस्थितियों में जर्मनी में स्पार्टकिस्टों ने एक कम्युनिस्ट पार्टी की नींव डाली। इसके बाद समाजवादी और साम्यवादी आपस में एक दूसरे के इतने बड़े शत्रु बन गए कि वो संयुक्त रूप से इकट्ठे होकर हिटलर का किसी भी तरीके का विरोध करने में असमर्थ थे। और इन्हीं परिस्थितियों में क्रांतिकारी तथा उग्र राष्ट्रवादियों ने एक रेडिकल समाधान के लिए मांग उठानी शुरू कर दी, मतलब एक ऐसी मांग उठानी शुरू कर दी जो पूरी तरीके से परिवर्तन के ऊपर आधारित थी। दोस्तों इन रेडिकल सुधारों की तरफ जो सबसे ज़्यादा ध्यान दिया या जो सबसे ज़्यादा मांग इस दौरान उठाई गई वो 1923 के आर्थिक संकट के कारण थी। जर्मनी में ने प्रथम विश्व युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और शुरुआती रूप से उसको युद्ध में जीत भी मिली थी, लेकिन जर्मनी को इतना ताकतवर देश नहीं था कि उसके पास किसी संसाधन की कमी नहीं थी। बल्कि सच्चाई तो ये थी कि जर्मनी ने प्रथम विश्व युद्ध पूरी तरीके से कर्ज लेकर लड़ा था और युद्ध के बाद उसके ऊपर एक भयानक संधि थोप दी गई थी जिसका हर्जाना उसे थोपना था। कर्ज चुकाते चुकाते जब वर्साई की संधि के अंतर्गत उसके ऊपर 6 अरब पाउंड का कर्ज लाद दिया गया, तो उसको चुकाते चुकाते जर्मनी के अपने स्वर्ण भंडार नष्ट होने लगे थे। दोस्तों इसका परिणाम ये हुआ कि 1923 ईस्वी में जर्मनी ने इस हर्जाने की रकम को चुकाने से इनकार कर दिया। लेकिन जर्मनी की स्थिति इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी कि वो अपनी ताकत के बल पर इस संधि को मानने से इनकार कर सके और रकम को चुकाने से इनकार कर सके, और बाकी मित्र राष्ट्र जिन्होंने जर्मनी के ऊपर ये संधि थोपी थी वो हाथ पर हाथ रखकर देखते रहते। इसका परिणाम ये हुआ कि फ्रांस ने जर्मनी के रूर इलाके के ऊपर कब्जा कर लिया। दोस्तों गलती से इन नोट्स में रूर की जगह रूस लिख दिया गया है, आप उसको रूर पढ़ें। रूर इलाके के ऊपर फ्रांस ने कब्जा कर लिया और इसका भी जर्मनी को बड़ा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि इस इलाके में जर्मनी की बहुत सारी कोयला भंडार की खानें थी। और इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी के ऊपर जब दोबारा से रूर इलाके की कोयला खानों के ऊपर कब्जा कर लिया गया तो उसको बड़ी मात्रा में कागजी मुद्रा छापनी पड़ी
और जब कागजी मुद्रा छापनी पड़ी तो जर्मनी में अपनी अति मुद्रास्फीति की स्थिति आ गई। यह स्थिति इस प्रकार की थी कि जर्मनी की जो मुद्रा थी वो मूल्य की दृष्टि से बिल्कुल धराशायी हो गई। कहा जाता है कि 1,66,00,000 तक एक अमेरिकी डॉलर की कीमत जर्मनी की मुद्रा के बराबर आ गई थी। पत्रिकाओं में, समाचार पत्रों में, पैम्फलेट्स में इस तरीके के चित्र बनाकर दिखाए जाने लगे थे कि कोई व्यक्ति टांगे में भरकर, ट्रक में भरकर, बोरियों में भरकर अपने रुपए ले जा रहा है और होटल में खाना खाने के लिए जा रहा है। लेकिन इतने रुपए ले जाने के बावजूद भी उस व्यक्ति को पेट भर खाना नहीं मिल पाता था, क्योंकि जर्मनी की मुद्रा की वैल्यू बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। इस तरीके की स्थिति को लोगों ने, अर्थशास्त्रियों ने अति मुद्रास्फीति का नाम दिया। दोस्तों, जर्मनी की इस समय जो हालत थी वो बहुत ज़्यादा बेकार थी। इसीलिए जर्मनी को इस स्थिति से उभारने के लिए अमेरिका ने एक नई योजना बनाई जिसे डॉब्स योजना कहा जाता था। इसके अंतर्गत जर्मनी को अमेरिका के द्वारा नया लोन दिया गया और लोन की शर्तें, हर्जाने की शर्तें फिर से स्थापित की गई। दोस्तों, 1929 से लेकर 1932 तक पूरी दुनिया को विश्व आर्थिक मंदी ने घेर लिया था। डॉब्स योजना के अंतर्गत जर्मनी को अमेरिका से जो आर्थिक सहायता मिली थी, नया लोन मिला था, उसकी वजह से जर्मनी की आर्थिक स्थिति अल्पकाल के लिए सुधर गई थी। लोगों को रोजगार मिलने लगा था, उत्पादकता होने लगी थी। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि विश्व आर्थिक मंदी जो खुद अमेरिका से शुरू हुई थी, उसके कारण अमेरिका का अपना वॉल ऑफ स्ट्रीट एक्सचेंज धराशायी हो गया था। और जब धराशायी हो गया था तो रातों रात अमेरिका द्वारा जर्मनी को मिलने वाली जो आर्थिक मदद थी वो ख़त्म हो गई थी। इसका परिणाम जर्मनी के ऊपर बड़ा ही घातक पड़ा। परिणाम ये हुआ कि जर्मनी में उत्पादन केंद्र खत्म होने लगे, बेरोजगारी बढ़ने लगी और लोगों को रोजगार छीनने लगे। कहा जाता है कि जर्मनी में इस तरीके के लोगों को देखना बहुत आम बात हो गई थी, जो अपने हाथों में इस तरीके की तख्तियां पकड़कर दिखाते थे कि वो कोई भी काम करने के लिए तैयार हैं। अर्थात जर्मनी में काम का अभाव इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि लोग पूरी तरीके से बेरोजगार हो गए थे। और जब लोग बेरोजगार हो गए थे तो लोग काम की तलाश में अपने हाथों में तख्तियां पकड़कर घूमने लगे थे। इसका परिणाम यह हुआ कि जर्मनी में मजदूरियां बहुत हद तक नीचे आ गई, क्योंकि जब काम था ही नहीं और लोग काम की तलाश में थे तो इसीलिए छोटी सी कीमत पर भी काम को करने के लिए लोग तैयार थे। इसीलिए जर्मनी में लोगों को यह भय सताने लगा था कि जर्मनी में कहीं सर्वहाराकरण ना हो जाए। जिस तरीके से रूस में 1917 की साम्यवादी क्रांति के दौरान सर्वहाराकरण हुआ था, अर्थात समाज के सभी वर्गों को समाप्त करके एकमात्र मजदूर वर्गों को स्थापित किया गया था, इसी तरीके का डर जर्मनी में आम लोगों को सताने लगा था। जर्मनी में लोगों ने जो बचत इकट्ठा कर रखी थी, अपनी आमदनियों को की सेविंग्स उन्होंने बना रखी थी, उनके खात्मे का डर भी लोगों को सताने लगा। इसके अलावा दोस्तों, हम देखते हैं कि जर्मनी में जो गणराज्य स्थापित किया गया था वाइमर नाम से, उसमें कुछ बुनियादी कमियां थी। उन बुनियादी कमियों के कारण इस वाइमर गणराज्य का धराशायी होना अपने आप में तय था। इसकी सबसे जो बुनियादी कमी थी वो ये थी कि इसमें प्रतिनिधित्व समानुपातिक अनुपात के आधार पर था। इसके अंतर्गत ये तय था कि किसी भी सरकार को इसमें बहुमत मिलने वाला नहीं था। हर बार जो भी सरकार बनती थी वो गठबंधन की सरकार बनती थी और गठबंधन की सरकार अपने आप में किसी भी प्रकार के फैसले को दृढ़तापूर्वक लेने में असमर्थ थी। इसके अलावा इस वाइमर गणराज्य में जो संविधान बनाया गया था उसका अनुच्छेद 48 अपने आप में बड़ा ही दोषपूर्ण था। इसके अंतर्गत राष्ट्रपति को आपातकाल का अधिकार दिया गया था और आपातकाल के अधिकार के अंतर्गत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई थी कि यदि वह आपातकाल के अंतर्गत कार्य करता है तो चुनी हुई सरकार का कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ऐसा माना जाता है कि इस तरीके से जो 20 मंत्रिमंडलों ने 239 दिनों तक शासन किया, लेकिन इस अनुच्छेद 48 का जमकर इस्तेमाल किया गया राष्ट्रपति के द्वारा और लोकतांत्रिक
शासन पद्धति में जो लोगों का विश्वास था उसको, उसकी परेशानी के समाधान के लिए लोग अब विकल्प ढूंढने लगे थे। इन सारी चीज़ों का जो विकल्प था लोगों को, वो एक ऐसे तानाशाही शासन के रूप में दिखाई देने लगा था जो वर्साई की संधि को समाप्त करके जर्मनी को पटरी पर ला सके। और ऐसा विकल्प उन लोगों को, जर्मनी के लोगों को दिखाई दिया हिटलर के व्यक्तित्व में। दोस्तों यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जर्मनी में जो वाइमर गणराज्य के संविधान था उसका अनुच्छेद जो 48 था, जिसमें राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई थी। भारतीय संविधान में जो आपातकाल का उपबंध लिया गया है वो जर्मनी के इसी वाइमर गणतंत्र के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों इस प्रकार की जो स्थितियां थी, जो मंदी के वर्षों के दौरान 1929 से 1932 और उसके बाद जर्मनी में दिखाई दिए, जर्मनी पर जो प्रभाव दिखाई दिया आर्थिक मंदी के, उन्होंने लोगों को जर्मनी के व्यक्तित्व में समस्याओं का समाधान करने का एक विकल्प प्रदान किया। इसीलिए लोग अब एक ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढने लगे जो उनको सभी प्रकार की समस्याओं को हल करके उनको जीने का नया सहारा प्रदान कर सके। इस प्रकार इन परिस्थितियों ने मिलकर यूरोप में और ख़ासतौर से जर्मनी में नाजीवादी हिटलर के उदय को अवश्यंभावी बनाया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने वाइमर गणराज्य के जन्म के बारे में अध्ययन किया और देखा कि जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के बाद वर्साई की संधि से लेकर 1932 तक कौन कौन सी आर्थिक परिस्थितियां थी जिन्होंने जर्मनी के लोगों को आंतरिक रूप से मानसिक स्तर पर इतना परेशान कर दिया कि वो स्वयं एक तानाशाही शासन को स्वीकार करने के लिए मजबूर हो गए। और इन्हीं परिस्थितियों ने आगे चलकर जर्मनी में हिटलर के उदय को अवश्यंभावी बनाया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा आगे आने वाले वीडियोस में इस अध्याय को पूरी तरीके से समझने के लिए जुड़े नहीं मेरे साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है सिंपल एजुकेशन। इसके अलावा दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप इन नोट्स को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें। इसके अलावा वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।